आपने निहत्थे पर गोली चलाई है और अमेरिका को इसका भुगतान करना पड़ेगा। राघची ने साफ शब्दों में कहा है कि ये हम भूलेंगे नहीं। ये इस तरह का युद्धपोत था जिसपे हेलीकॉप्टर मौजूद था, इस पे मिसाइलें मौजूद थी और टॉर्पीडो भी इसमें मौजूद थी, जिस टॉर्पीडो का शिकार हुआ है। पूरी तरह से इसको ट्रैक किया जा रहा था अमेरिकी नेवी के द्वारा और इसको ट्रैक एंड ट्रेस करके फिर उस पर हमला बोला गया। अमेरिका ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये हम पर नजर रख रहा था। ईरान के इस युद्धपोत पर अमेरिका ने पूरी सोच समझकर हमला किया है। ईरान के विदेश मंत्री राघची का जो बयान आया है वो कई मायनों में बेहद अहम है। समय युद्ध जो है वो खाड़ी देशों से लेकर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में तो छिड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जो लौ है वो पूरे विश्व तक फैलती चली जा रही है। और राघची ने कहा है कि आपने भारत के मेहमान पर हमला बोला है, बिना वार्निंग के हमला बोला है और आपने निहत्थे पर गोली चलाई है और अमेरिका को इसका भुगतान करना पड़ेगा। राघची ने साफ शब्दों में कहा है कि ये हम भूलेंगे नहीं। आपने भारत के मेहमान के ऊपर, वो मेहमान जो कि अपने देश वापस लौट रहा था, और आपने बिना चेतावनी के उसको कायरतापूर्ण तरीके से एक टॉर्पीडो का इस्तेमाल करते हुए पनडुब्बी से उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 80 लोगों को मार दिया, 36 लोग लापता हैं और अभी जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। श्रीलंका नेवी ने 26 लोगों की जान बचाई है। रविंद्र जी, बिल्कुल, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बयान की बात करेंगे। भारत के लिए कितना स्ट्रैटेजिक महत्व है हिंद महासागर में, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा थी। ये श्रीलंका का एरिया नहीं था, भारत का एरिया नहीं था, अमेरिका का एरिया नहीं था, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। इसका कितना रणनीतिक महत्व है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि लगभग 130 नाविकों को ले जा रहे भारत की नौसेना के अतिथि, मेहमान, गेस्ट पोत फ्रिगेट डेना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया है। और मेरी बात याद रखना, ये अब्बास अरागची है, ईरान कह रहा है कि मेरी बात याद रखना, अमेरिका ने जो उदाहरण पेश किया उसे उस पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और ईरानी पोत हाल में आपको बता दें कि भारत की तरफ से आयोजित था एक अंतरराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, उसमें शामिल हुआ था। विनीत, यहां पर समझना होगा, सबसे पहले जो बात निकलकर सामने आई थी 180 के करीब इनकी तरफ से आधिकारिक जो आया है अब्बास अरागची ने, इनको कहना है कि 130 इसमें सवार थे। पहले खबर आई थी 180 सवार थे, 32 को श्रीलंका ने बचा लिया था, 148 लापता हो गए थे, अभी काफी शव बरामद हुए हैं। इसमें बात यह भी निकलकर सामने आई कि अमेरिका के पनडुब्बी ने, यानी सबमरीन ने, पनडुब्बी कहां संचालित होती है और पानी के नीचे रहती है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। उसने ईरान के युद्धपोत पर, जो कि पानी की सतह पर चल रहा था, उस पर हमला किया। भारत में एक कार्यक्रम चल रहा था 17 फरवरी को विनीत, ये 17 फरवरी को भारत में ही मौजूद था श्रीलंकाई नेवी का ये पूरा का पूरा युद्धपोत, और 17 फरवरी के इस कार्यक्रम में इसने शिरकत की थी। तो विनीत, आपको बता दूं कि ये IFR 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन 2026 का कार्यक्रम था विशाखापट्टनम में। यहां पर आया हुआ था 17 फरवरी को, और पूर्वी नेवल कमांड इंडिया की जो है इसका बाकायदा स्वागत भी किया गया था। और इस स्वागत के बाद ये अरागची ने, जैसा आपने बताया, कि कहा है कि भाई ये वापस ईरान की तरफ आ रहा था, लेकिन इसमें ये थोड़ा समझना होगा कि ये वापस ईरान जा रहा था या फिर ये नजर रख रहा था, क्योंकि ये इस तरह का युद्धपोत था जिसपे हेलीकॉप्टर मौजूद था, इस पे मिसाइलें मौजूद थी और टॉर्पीडो भी इसमें मौजूद है, जिस टॉर्पीडो का शिकार हुआ है। टॉर्पीडो क्या होता है? ये सबमरीन जैसा अमेरिका के पास थी, पानी के नीचे से मिसाइल से हमला किया गया। युद्धपोत के जरिए भी टॉर्पीडो से हमला किया जा सकता है। ये बिल्कुल पानी की सतह से नीचे जाता है और बड़ी से बड़ी शिप के 2 हिस्से और 2 टुकड़े कर सकता है, और उसी एक टॉर्पीडो के, मतलब उसी एक मिसाइल के हमले से मिसाइल समझ लीजिए। नहीं, पानी के नीचे जाती है। हाँ, मतलब एक हवाई मिसाइल जैसे हवा में अटैक करती है, पानी के नीचे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और जो कि इसके क्या सर्विलांस में, रडार में कहीं नहीं पता चल पाया कि इस इतना भयंकर ये अटैक यहाँ पे टॉर्पीडो से हो रहा है। कुछ जहाज में ऐसे उपकरण वहां मौजूद होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ईरान का जो युद्धपोत था, ये सर्विलांस इसका पूरी तरह से फेल रहा। ये टॉर्पीडो को ट्रैक नहीं कर पाया किसी तरह से। हाँ, बताया गया कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब एक अलर्ट मैसेज जरूर जो है उस शिप से, उससे वारशिप से दिया गया था, लेकिन उसके बाद में कोई खोज खबर नहीं थी। और उसके बाद में सीधे टॉर्पीडो ने उसको अटैक करके और उसके 2 टुकड़े कर दिए, और वो जो है समंदर में ही समा गया है पूरा। और उसके बाद जैसे ही श्रीलंकाई नेवी को ही पता चला तो वो रेस्क्यू के लिए वहां पर टीम पहुंची। बताया गया 26 लोगों को
आनंद फानन वहां पर बचा पाए, लेकिन बाकी को नहीं बचाया जा सका। टोटल 32 की जानकारी आ रही है कि उसके बाद 32 को बचा लिया गया है। हाँ, और तो उनमें अच्छा, हाँ, हाँ, 32 को बचा लिया गया है। और अब ये श्रीलंका में ये कहा जाए कि राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं महिंदा राजपक्षे, उनके बेटे सांसद हैं। उनके बेटे ने भारत से भी पूछा है और भारत को भी कहा है कि भाई ये खतरा आपके लिए भी है, श्रीलंका के लिए तो खतरा है ही। उन्होंने अपनी सरकार से सवाल उठाते हुए पूछा है कि भाई आपकी जो समुद्री सीमा है उससे सिर्फ 75 किलोमीटर दूर, अगर हम समुद्री टर्मिनोलॉजी में बात करें तो 40 नॉटिकल माइल्स यानी 75 किलोमीटर सड़क मार्ग के हिसाब से, और समुद्र के 40 नॉटिकल मील ये दूर हमला हुआ है। क्या श्रीलंका को कॉन्फिडेंस में लिया था अमेरिकी नौसेना ने? क्या श्रीलंका को बताया था श्रीलंका नौसैनिक को, तटरक्षकों को, कि भाई हम इस तरह का हमला करने जा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर ऐसा कैसे कर लिया गया? और ये भारत के लिए भी खतरे की बात है। ये महिंदा राजपक्षे के जो उनके बेटे जो कि सांसद हैं, उन्होंने अपनी सरकार से और भारत को भी आगाह करते हुए ये बात कही है। और चूंकि जैसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये और श्रीलंका की समुद्री सीमा से नजदीक था, तो उनका अधिकार होता है कि भाई हम खोज अभियान चला सकें, किसी तरह की दुर्घटना होती है तो वहां पर रक्षा अभियान चला सकें। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते ही श्रीलंका ने अपने तटरक्षकों को, अपनी नौसेना को तुरंत सक्रिय किया और 32 लोगों को वहां पर बचाया गया। बाकी लापता है जिनके बारे में पता नहीं चल पा रहा। और वो साफ तौर से कहा गया है कि चूंकि हिंद महासागर के इलाका था। दूसरा रविंद्र जी जो इसमें सवाल उठ रहा है वो ये था कि ये एक मेहमान शिप था जो कि दूसरे देश में मौजूद था, हिंदुस्तान में मौजूद था। हिंदुस्तान से अब आपने कहा कि पता नहीं वो वहां पर किस लिए रुका था, क्योंकि अब वो उसकी रेकी के लिए था। जैसे ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भाई वो यहां से सर्विलांस कर सकता था, यहां पे ट्रैक एंड ट्रेस कर सकता था, लेकिन अभी तक का जो आया कि उसमें किसी तरह से वो अटैक या युद्ध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, और ये जो है पूरी तरह से इसको ट्रैक किया जा रहा था अमेरिकी नेवी के द्वारा, और इसको ट्रैक एंड ट्रेस करके फिर उसमें हमला बोला गया। नहीं, हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। जो जानकारी आ रही है अनिल, इसमें यह कहा जा रहा है कि चूंकि युद्धपोत है तो उसमें साजो सामान भी था। ये भारत में आया था, एक्सरसाइज करने के लिए आया था, भारत का मेहमान था, तो खाली तो आएगा नहीं। इसके पास पूरे साजो सामान थे। इसमें तोप थी जो होती हैं, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसमें थी, पोत रोधी मिसाइलें थी, इसमें टॉर्पीडो भी था और बाकायदा एक हेलीकॉप्टर भी इसके अंदर था। अमेरिका ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये हम पर नजर रख रहा था, ये हम पर हमला करने के लिए अपनी तरह से कोशिश कर रहा था। और चूंकि साइलेंट किलर मैंने बताया जो अमेरिका की सबमरीन है, यानी कि जो अमेरिका की पनडुब्बी है जिसने नीचे से हमला किया, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिहंत, हमारे पास आईएनएस अरिहंत है, उसी तरह से टॉर्पीडो कई दो देशों के पास ये पनडुब्बी है। तो ईरान के इस युद्धपोत पर अमेरिका ने पूरी सोच समझकर हमला किया है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की तरफ से किसी देश के युद्धपोत को इस तरीके से मार गिराया गया है, समुद्र में ही उसकी समाधि बना दी गई है। लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा ये भारत के लिए किस तरह से खतरे की घंटी है, या भारत को किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, यह भी बहुत जरूरी है जानना। ये बिल्कुल, क्योंकि अब चूंकि अब बात केवल 3 ईरान की या इजराइल की या अरब देशों तक नहीं रह गई रविंद्र जी, अब ये हिंद महासागर तक आपके बॉर्डर लाइंस तक ये लड़ाई खिंचती हुई चली आ रही है, और इससे पूरा विश्व प्रभावित है। तो इसमें तमाम एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं, और साथ में भारत में भी इसमें पॉलिटिकल आवाज यहां पर उठी है कि जब आपकी लड़ाई जो है हिंद महासागर तक आके पहुंच रही है और यहां पर एक वॉरशिप को मार दिया जा रहा है, तो फिर भारत के किस तरह से तैयारी होनी चाहिए। हालांकि डे 1 से इंडियन नेवी ने कहा है कि हम अलर्ट में हैं। ये बयान भारतीय नेवी की तरफ से पहले से ही दिया। आप 6वां दिन है युद्ध होता, लेकिन पहले से ही भारतीय नेवी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखी गई है कि अगर किसी तरह का खतरा जो है होगा तो उसको माकूल जवाब वहां पर दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात सामने आ जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रविंद्र जी कि इस तरह से क्या जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा है या जो क्या यहाँ पर उचित है, ये अटैक किया जा सकता है, ये मतलब नियम संहित है, ये क्या इसके ऐसा कुछ नहीं? देखिए, जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में तो फिर कोई नियम रह नहीं जाता है ना। आप महाभारत में देखिए कि सूर्यास्त के बाद कहते हैं कि युद्ध नहीं लड़ा जाता, सूर्यास्त के बाद भी हमने युद्ध देखा। इसी तरह से अमेरिका का यह तर्क है कि भाई ये
हमको निशाना बनाने जा रही थी युद्धपोत ईरान की, और हमने समय रहते इस पर अटैक किया। आप ये छोटी बात क्यों करें? छोटी बात इसलिए कि ये युद्ध शुरू क्यों हुआ। आपने पहला ट्रंप का बयान क्या सुना? ट्रंप ने कहा था कि मुझे मारने जा रहे थे खामनेई, मैंने मार दिया। हाँ, दो बार मुझे मारने का प्रयास हुआ। कर लीजिए तय किसने, कौन सही है कौन झूठ है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के लिए दिक्कत की बात तो है। दिक्कत की बात, समस्या की बात और ज्यादा तब होती जब भारतीय समुद्री सीमा में होता। लेकिन हां, हम इससे फिलहाल इनकार नहीं कर सकते। विनीत, पूरी दुनिया का जो 90% सामान है, चाहे वो कपड़ा हो, खाद्य सामग्री हो, तेल हो, मशीनरी हो, 90% जो यात्रा, 90% माल एक दूसरे से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में समुद्र के रास्ते से आता है। भारत 85% तेल दुनिया के दूसरे देशों से खरीदता है, और ये 85% तेल इन्हीं रास्तों से होते आता है। हिंद महासागर की अगर बात करें, एक बीच में सेतु का काम करता है, कड़ी का काम करता है। ये एशिया का ऐसा पॉइंट है, भारत बीचों बीच हिंद महासागर में है, जो कि एशिया और आपका अफ्रीका इनको जोड़ता है। अब आप समझिए कि अगर इस इलाके में, अगर इस समुद्री सीमा में टेंशन होती है तो भारत के जो समुद्री यातायात है वो प्रभावित होगा। भारत की गैस आती है, तेल आता है, वो प्रभावित होगा। महंगे दाम होंगे। बीमा कंपनियां जो है, क्योंकि जब कोई भी सामान जाता है तो उसका बीमा कराया जाता है, इसका इंश्योरेंस किया जाता है। ऐसी सूरत में फिर उसका बीमा ज्यादा कीमत पर कराया जाएगा। यानी कि सप्लाई कम हो रही है, बीमा ज्यादा आएगा, तो कॉस्ट किसके ऊपर पड़ेगी? कंज्यूमर पर पूरा। तो ज्यादा लंबा अगर खींचेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब ये देखना होगा ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है, कैसी बातें कही जाती है, और क्या क्या अमेरिका की तरफ से कुछ तरह का, किसी तरह का खेद जताया जाता है, कोई सफाई दी जाती है। भारत को लेकर कहा जाता है कि भाई आपकी समुद्री सीमा है। श्रीलंका को लेकर कहा जाता है कि हमने अपनी रक्षा में ऐसा किया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम ऐसा किया है। यह देखना दिलचस्प होगा। अगले 12-24 घंटे में हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ आना चाहिए दोनों तरफ से। बिल्कुल आना चाहिए। और ये हॉर्मुज स्ट्रेट को जिस तरह से यहाँ पर एक नस दबाई हुई है ईरान ने, उससे पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल खौफजदा है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में एनर्जी का सोर्स जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है और वो वार्निंग दे रहा है, उसने साफ कहा है कि भाई चीन के जो जहाज हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन चीन के अलावा दूसरे किसी के जहाज को हम नहीं यहां से गुजरने देंगे। उसने साफ तौर पर कहा है कि, और अब जो है अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें जो है वो आसमान छूने लगेंगी। रविंद्र जी, ये स्मार्ट मूव है ईरान का। ईरान, चीन देखो अभी तक खुल के सामने नहीं आया था किसी भी तरह से। खुलकर बस उसने एक बार निंदा की थी, जो भी ये हुआ खामनेई के मारे जाने के बाद उन्होंने निंदा की। लेकिन ईरान ने यह कह दिया कि भाई चीन के जहाज के अलावा इस हॉर्मुज स्ट्रेट से हम किसी भी जहाज को निकलने नहीं देंगे। यानी कि उसने दुनिया को बता दिया कि चीन हमारे साथ में है। अब गेंद चीन के पाले में डाल दी है। अब चीन को यह तय करना होगा, चीन को देखना होगा कि भाई क्या मैं अपने पानी के जहाज वहां से निकालूं कि भाई दुनिया समझ जाएगी कि मैं पूरी तरह से ईरान के साथ हूं। कल को हो सकता है कि चीन भी इनडायरेक्ट वे में तो अभी है ही युद्ध में, क्या पता फिर डायरेक्ट तरीके से चीन भी युद्ध में शामिल हो जाए। अमेरिका कहीं बहाना ढूंढ ले कि भाई इस तरह से। उसने रशिया का नाम क्यों नहीं लिया? ईरान ने रूस का नाम क्यों नहीं लिया? ईरान ने पूरी तरह से चीन का नाम देते हुए ये कहा है, चीन को ही लेकर ये कहा गया है कि भाई यही हमारा साथी है, यही सहयोगी है, और उसने किसी भी देश का नाम नहीं लिया। लेकिन भारत का करीब करीब इस हॉर्मुज स्ट्रेट से 50% ऑयल और खाद्य सामग्री यहां से आती है। यानी कि आप वहां पर जो जहाज हैं वो अटके हुए होंगे, वहां पर फंसे हुए हैं। आप नए यातायात के लिए या नए जहाजों को आप रवाना नहीं कर सकते। तो ये डेडलॉक की स्थिति जो है ना विनीत, बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और ईरान ने अभी तक जो कहा है ना वो किया है। ईरान ने पहले कहा था कि अगर किसी भी जमीनी सीमा का या फिर एयरबेस का इस्तेमाल किया गया अमेरिकी जहाजों को किसी भी गल्फ के देश की तरफ से इजाजत दी गई तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने 8 देशों को एक साथ ताबड़तोड़ हमला कर दिया, ड्रोन से हमला कर रहे हैं। अभी भी खबर आई है जिस तरीके से उसने अजरबैजान पर भी हमला कर दिया, उसके एयरपोर्ट पर वहां भी ड्रोन से अटैक किया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया था और मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दूंगा, उसने वो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ईरान जो है स्ट्रेटेजिकल वॉर कर रहा है, मतलब कि ऐसा युद्ध जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हो। और जब केवल अमेरिका इजराइल नहीं, पूरी दुनिया को उनसे नुकसान होने लगेगा तो पूरी दुनिया जब प्रभावित होगी तो वो चिल्लाएगी कि भाई युद्ध बंद करो। ऐसे में वो ईरान जो है वो अमेरिका से कहेगा कि भाई अब तुम बताओ
करना क्या है। तीन तीन बड़ी चीज में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रविंद्र जी, एक और बात की, जो खाड़ी देशों में संयंत्र लगे हैं जो कि समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलते हैं, ईरान उस पर भी टारगेट करने के लिए कह रहा है कि भाई अब इस पे अभी तो उसने रिफाइनरी पर अटैक किया कि जो मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी, हम उस पर अटैक करेंगे। यानी जो ऐसे संसाधन हैं जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी, ऐसा वॉर जिससे पूरी दुनिया दहशत में आ जाएगी, ईरान अब रविंद्र जी उस मोड में आ चुका विनीत, है। आप ये बताओ, क्या ईरान ये चाहता है कि युद्ध अभी तुरंत खत्म हो जाए? नहीं, कतई नहीं। ईरान चाहता है ना लंबा खींचे। हाँ, लंबा खींचे। अमेरिका और इजराइल को जरा भी अंदेशा और जरा भी उनको ये भान नहीं था कि ये युद्ध लंबा खींच सकता है। बिल्कुल। उनके पास ड्रोन का और मिसाइलों का ऐसा जखीरा है कि वो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस बात का क्या किसी को अंदाजा था कि ईरान ने यह कहा था कि मैं यूएई और सऊदी अरब और तमाम देशों पर जहां भी एयरबेस हैं अमेरिका के वहां पर हमला करूंगा? लेकिन उसने हमला किया। ईरान को पता है कि मैं अमेरिका तक सीधा मार नहीं कर सकता हूं। उसको पता है कि इजराइल तक भी मार करने के लिए मेरे पास लिमिटेड संसाधन हैं। इसलिए मैं क्यों ना आसपास पूरे ही इलाके को, पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दूं। उसने पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करके 8-8 देशों को एक तरह से कहें कि उनकी इकोनॉमी पर हमला बोल दिया, उनके मानसिक ये कहें कि मानसिकता पर पूरी तरह से हमला बोल दिया है। और अब अमेरिका के पास ये लोग त्राहिमाम करते जा रहे हैं कि भैया तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने तो हमें सालों से ये वादा किया था कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम तो यहां पर इजराइल की रक्षा कर रहे हो। तुमने तो डिफेंस, जितने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर इजराइल पर लगा दिए। तो ये लंबी प्लानिंग के साथ ईरान चल रहा है कि भाई अमेरिका और ईरान, इजराइल के तो हेकड़ी निकालने की उनकी कोशिश और तैयारी है ही। हम कितना भी बर्बाद हो जाएं, ईरान भौगोलिक क्षेत्र में, क्षेत्रफल के लिहाज से एक बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए ईरान से पार पाना आसान नहीं होगा। और ये स्ट्रेटेजी के तहत, जैसा आपने कहा कि पानी को साफ कर, नमकीन पानी को, खारे पानी को साफ करने वाले संयंत्र पर भी हमला कर रहा है। हम ये कहते हैं ना कि जैसे पेट्रोल हमारे भारत में जितना महंगा पेट्रोल है और जितने रुपए का पानी मिल रहा है, अगर हम गल्फ कंट्रीज में बात करें, जो पानी 1 लीटर का हमारे यहां पर मिल रहा है उतना हमको वहां पर तेल मिलेगा, और जो तेल यहां पे जिस भाव में मिल रहा है उस भाव पे हमको वहां पर पानी मिलेगा। यानी कि ये एक रेसिप्रोकल चीज है। और वो पानी पर ही अटैक करते हुए ये दर्शाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि एक ऐसा समझौता हो जिसमें सारी गल्फ कंट्रीज ईरान के पैरों में पड़ जाएं और अमेरिका और इजराइल फिर आंख उठाकर भी ईरान के ऊपर ना देखे। वो बिल्कुल सही आपने कहा। यही ईरान अब इस तरह के जब चीजों में, इस तरह की वॉर में उतर आया है कि वो अब सीधे सीधे उन संसाधनों पर अटैक कर रहा है जो सीधे लोगों को, आम लोगों को प्रभावित करेगा। और हॉर्मुज स्ट्रेट, वहां पर आप तेल गैस अगर बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट मंडरा जाएगा। अगर गल्फ कंट्रीज के इन बिजली संयंत्रों पर, पानी को रिफाइन करने वाले संयंत्रों पर अगर अटैक किया तो पीने के पानी के लिए पूरे खाड़ी देश में हाहाकार मच जाएगा। पानी के लाले पड़ जाएंगे, पीने का पानी वहां पर बिल्कुल नहीं, सब रेगिस्तान है या फिर ऑयल है। और अगर उसने कहा है कि अगर तुमने और ज्यादा किया तो वो जो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दूंगा। मतलब 3 ऐसे चीजों को उसने टारगेट किया है ईरान ने कि अगर इस पे आगे और युद्ध बढ़ता है तो ये समझिए कि ये विनाश जो है पूरी दुनिया के सामने होगा और पूरी दुनिया इससे कई तरह से वहां पर प्रभावित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स के साथ में यहां पर जुड़ने पर मुझे और विनीत त्रिपाठी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र सिंह को यहां पर इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपके साथ जल्द एक नए वीडियो में, एक नए एक्सप्लेनर में।